नंदा की असल में जो कथा है वो है क्या? नंदा कौन है? क्या पार्वती ही नंदा है? लेकिन नंदा देवी जो लोक देवी है, इनका अस्तित्व, इनका उल्लेख सिर्फ जागरों में और लोकगीतों में है। अभी अगर आप राजजात के पिछले दस्तावेजों को देखें तो कभी भी राजजात 12 साल में नहीं हुई, कभी भी। तो यहाँ का लोक जो है नंदा के जन्म स्थान को हर क्षेत्र अपने यहाँ मानता है। तो उत्तराखंड के प्रत्येक गांव नंदा का मायका है और प्रत्येक गांव की ऊंचाई पर स्थित बुग्याल या पहाड़ी वो नंदा का ससुराल है, ऐसा लोग मानते हैं। पहाड़ की स्त्रियों ने अपने पूरे कष्टों को और पूरे दुखों को नंदा के चरित्र के माध्यम से अव्यक्त और उनके जागरों के माध्यम से, मतलब नंदा का चरित्र जागरों में व्यक्त हुआ है। उन जागरों में उन्होंने अपने सभी तरह के पीड़ाएं और कष्टों को अव्यक्त करने का प्रयास किया उन जागरों में। नमस्कार, बगछट पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों, आज हमारे साथ बगछट पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं उत्तराखंड के जाने माने एक व्यक्ति हैं और मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकर्मी हैं और कई नाटक उन्होंने लिखे हुए हैं, कई गीतों का उन्होंने संकलन किया है, जो कि गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी सहित कई गायकों ने गाए हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी। हटवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हटवाल जी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं और कई शोध आपने किए हैं। उन्हीं शोधों में से एक शोध है नंदा की कथा। नंदा के बारे में हम सब जानते हैं कि नंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी है, सब लोग मानते हैं, लेकिन नंदा की असल में जो कथा है वो है क्या? नंदा कौन है? आखिर जो 12 साल में नंदा राजजात होती है, हर साल जो लोक जात यात्रा होती है, वो क्यों होती है? ये जो सवाल हैं ये कई लोगों के मन में हैं, लेकिन इनका जवाब स्पष्ट तौर पर बहुत सारी जगह नहीं मिलता है। तो इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी शोध इस पर किया है और सवाल यही है कि नंदा है कौन? नंदा के बारे में जी लोक में कुछ धारणाएं हैं जी, और लोक में प्रचलित धारणाओं के बाद जी, फिर उस पर शोधार्थियों ने, इतिहासकारों ने भी उस पर शोध करने के प्रयास किए और उसके ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से नंदा को जानने की कोशिश की। तो मेरा जो काम था वो था लोक में एक क्रमबद्ध तरीके से, एक तथ्यात्मक तरीके से ये जानना कि आखिर लोक में नंदा की धारणा क्या है, लोक में नंदा की कथा क्या है। अब असल में आप जानते हैं कि लोक में जो भी हमारे देवी देवता होते हैं, जो भी लोक देवता और लोक देवियाँ होती हैं, ये लोक में गीतों के माध्यम से स्थापित रहते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम भारतवर्ष में हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो जो सनातन परंपरा के जो देवी देवता हैं, ये इनका अस्तित्व हमको, इनका उल्लेख हमको वेदों में, पुराणों में और धार्मिक हमारे जो लिखित साहित्य में इनमें मिलता है। रामचंद्र जी की अगर हम बात करें तो राम का जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण, तुलसी के रामायण सहित अन्य रामायणों में मिलता है। लेकिन नंदा देवी जो लोक देवी है, इनका अस्तित्व, इनका उल्लेख सिर्फ जागरों में और लोकगीतों में है। ये जागरों और लोकगीतों के माध्यम से ही हमारे समाज में स्थापित है और प्रचलित है। इसकी पूरी कथा, इसकी नंदा देवी की जो पूरी मान्यता है, जो पूरी धारणा है, इनके बारे में जो लोक विश्वास है, ये सब लोकगीतों के माध्यम से ही हमारे समाज में स्थापित हुआ। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ जो है, विश्वासों के साथ जो है, फिर नंदा को लेकर के कुछ क्रियाकलाप और कुछ धार्मिक गतिविधियां भी यहाँ पर आयोजित होती रही हैं। नंदा को जो जागर हैं, जागरों में नंदा को देवी और ध्यान माना गया है।
इसी मान्यता के चलते फिर इतिहासकारों ने भी ये जानने का प्रयास किया कि नंदा क्या है, किस तरह का है। तो इतिहासकारों में बहुत अभी मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नंदा एक राजकुमारी थी और उसका विवाह किसी राजकुमार से हो गया था, वहाँ उसको थोड़ा सा कष्ट हुआ। अच्छा। कुछ लोग उसको गुजरात, धार, मालवा की राजकुमारी मानते हैं। कुछ लोगों ने कुछ इतिहासकारों ने जो नंदा जो ऋषासो है, जागरों में जो ऋषासो नाम का एक उल्लेख किया जाता है। केदारखंड के लिए कहा जाता था। हाँ, मतलब केदारखंड में तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जागरों में ये ऋषासो का उल्लेख किया गया है। तो जैसे कुछ इतिहासकारों ने, जैसे नैथानी जी हैं जी, तो वो ये स्थापित करते हैं अपने शोध में कि ऋषासो जो स्थान है वो ऋषि गंगा के ऋषि गंगा घाटी है। ऋषि गंगा मतलब जो विष्णुप्रयाग से ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो उनका संभवतया संकेत उल्लाता और वो वाली घाटी से था। तो इस बारे में बहुत अलग अलग तरह की अवधारणा है, लेकिन लोक में, जब लोक गीतों में और जागरों में नंदा का उल्लेख होता है और नंदा को लोक जो समझता है नंदा को, तो यहाँ का लोक जो है नंदा के जन्म स्थान को हर क्षेत्र अपने यहाँ मानता है। अब आप ये देखो कि अल्मोड़ा वाले ये बोलते हैं कि नंदा अल्मोड़ा की थी, पिथौरागढ़ वाले ये बोलते हैं पिथौरागढ़ की, धारचूला वाले ये बोलते हैं कि धारचूला की थी। मानते हैं, मतलब बोलने का तो इसमें कोई वो नहीं है ना, वो तो मान्यताएं। नोटी और चमोली में नोटी में ये वो है कि नोटी की नंदा। जोशीमठ क्षेत्र में लाता वाले ये मानते हैं कि लाता की थी, लाता की देवी है। तो ये जो मिथक हैं हमारे, जो ईश्वर की देवताओं की अवधारणा है, उनमें ये ऐसा काफ़ी होता है। लोक देवताओं के को लेकर के तो ऐसा है, लेकिन नंदा को लेकर ये कुछ ज़्यादा है। मतलब जैसे अगर आप नोटी के जागर को सुने, तो नोटी के जागरों में ये है कि नंदा उधर नोटी और उस क्षेत्र की थी, वहाँ उसका मायका था। और वहाँ से जैसे राज्यात में खासकर हम ये मान्यता और इन धारणाओं को लोगों के द्वारा व्यवहृत देखते हैं राज्यात में। राज्यात का कंसेप्ट ये है कि नंदा को मायके से ससुराल भेजने की यात्रा माना जाता है, और वो नोटी से। अब देखो, नोटी वाले नोटी से अपनी नंदा को भेजते हैं, लेकिन उस राज्यात में, मतलब पिछले 2000 में हम लोगों ने वो जो आती है छंतोलिया, तो उसकी गिनती का प्रयास किया था। लगभग 215-220 के आसपास हमको छंतोलिया मिली थी 2000 वाले उसमें। 14 में तो नहीं हुई थी। लेकिन 14 में भी अनुमानतः 250-300 से ज़्यादा छंतोली और 6-7 ढोलियाँ लगभग शामिल होती हैं राज्यात में। तो वो नंदा नोटी की देवी को नहीं कर रहे हो विदा। उसके पीछे उदाहरण ये है कि जैसे अगर लाता वाले जा रहे हैं, राज्यात में शामिल हो रहे हैं, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि लाता से हम अपनी ध्यान को विदा करने कैलाश जा रहे हैं। कुरुड़ की डोली अगर शामिल होती है, तो कुरुड़ वाले ये मानते हैं कि हम अपनी देवी को, अपनी ध्यान को, जो कि हमारी बेटी है, उसको विदा करने के लिए कैलाश जा रहे हैं। तो ये इस तरह के नंदा का जो मिथक है, इस तरह की नंदा को लेकर के लोक में ऐसी धारणा है, और ये सब जागरों के माध्यम से, ये मान्यता जागरों के माध्यम से लोगों के मानस में स्थापित है। ये जागरों के माध्यम, जैसे मतलब इसको हम, जैसे शिव हैं, तो शिव का उल्लेख हम शिव पुराण में मिलता है हमको, धार्मिक साहित्य में मिलता है। तो उस साहित्य के माध्यम से हम शिव की जो मान्यता है, शिव की धारणा है, वो हमारे मानस में स्थापित है। लेकिन यहाँ पे नंदा के बारे में वो जो जागर हैं, जिनको पीढ़ियों से गा रहे हैं, लगभग 8वीं 9वीं 10वीं सदी ऐसा माना जाता है, तब से गा रहे हैं। और तब से नंदा इस रूप में, ध्यान के रूप में, उसके बारे में ये माना जाता है उत्तराखंड में कि वो हमारी एक बेटी भी है, हमारी ध्यान है और हमारी आराध्या भी है। इस तरह के भाव नंदा को लेकर यहाँ पर है।
जी। तो नंदा की जो यात्रा नौटी से जाती है उसके पीछे क्या मान्यताएं हैं कि 12 साल में ही क्यों? अब ये है कि जो इसको थोड़ा सा हमको ऐसे समझना होगा जी। कि जो नोटिस से नंदा की यात्रा जाती है उसको कहते हैं राजात। राजात। लेकिन नंदा की एक वार्षिक याद भी होती है, जो कुरुड़ से होती। वो कुरूर से भी होती है। जी। लेकिन पूरे उत्तराखंड में जगह जगह वो नंदाष्टमी को आपने अभी अगर आप नंदाष्टमी जो भादो के महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है उसको नंदाष्टमी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे उत्तराखंड में। तो अगर आप उस तिथि के आसपास अगर आप अखबार देखेंगे या चैनल वगैरह सोशल मीडिया टटोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो नंदाष्टमी की यात्रा बोलते हैं उसको, हर गांव से बहुत सारे गांवों से नंदाष्टमी होती है। वहाँ नंदाष्टमी की प्रक्रिया ये है कि गांवों से छंतोली अपने गांव का जो बुग्याल होता है, ऊंचाई पर स्थित जो बुग्याल होता है जहाँ ब्रह्म कमल होता है, तो वहाँ तक यात्रा जाती है। वहाँ से नंदा देवी के प्रसाद के रूप में वहाँ पे नंदा, ऐसा माना जाता है कि नंदा का ये ससुराल का क्षेत्र है, मायके से ससुराल कुछ लेके जाते हैं समोड़ वगैरह, वहाँ से फिर नंदा की पूजा करते हैं, फिर ब्रह्म कमल लेके वापस गांव में आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो उत्तराखंड के प्रत्येक गांव नंदा का मायका है और प्रत्येक गांव की ऊंचाई पर स्थित बुग्याल या पहाड़ी वो नंदा का ससुराल है, ऐसा लोग मानते हैं। अब ये यात्रा जो मेरा मानना है जी कि ये यात्रा पूर्व से रही है उत्तराखंड में प्रचलित पहले से ही। राजात नहीं, लोक जात वार्षिक यात्रा होती रही है। बिल्कुल। अब जब चांदपुर नरेश आए चांदपुर में और उनका राज्य स्थापित था, तो अब आप ये देखिए कि जैसे दिवाली है तो लोग सब मनाते हैं दिवाली, लेकिन अगर किसी आज की तिथि में किसी मुख्यमंत्री ने या किसी शासक ने ये घोषणा कर दी कि भाई इस बार दिवाली हम राजकीय स्तर पर भी मनाएंगे, तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, मैं अभी पिछले दिनों ये कुछ लिख रहा था जी, तो मुझे ये हरेला का ध्यान आया। हाँ, हरेला जैसे उत्तराखंड का लोक पर्व था, बिल्कुल, लोग मनाते थे कुमाऊं में, तो इसको घरों में मनाते हैं। इसका राजकीय उससे कोई मतलब नहीं था। हाँ। लेकिन कुछ समय में एक बार उत्तराखंड शासन ने हरेला को एक बोला कि इसको हम राज्य का पर्व के रूप में राजकीय स्तर पर मनाएंगे, तो तब वो राजकीय स्तर पर धूमधाम से मनाया जाने लगा और उसकी छुट्टी भी शायद होती है, छुट्टी भी होती है उसकी, वृक्षारोपण कराते हैं। तो उसका स्वरूप थोड़ा सा बड़ा और एक अलग तरह का हो गया, उन्नत हो गया, लोक से हट करके वो एक उसमें कुछ वृक्षारोपण आने लग गया, हरियाली की बातें होने लगी, उसमें पर्यावरण की भी बातें आने लगी है, तो उसका स्वरूप राजकीय हो गया। ठीक यही राज्यात में भी हुआ। अच्छा। किसी राजा ने, राजाओं के बारे में भी इतिहास में कुछ अलग अलग नाम भी हमको मिलते हैं, लेकिन 8वीं-9वीं सदी में चांदपुर का कोई राजा उसने सर्वोदय ये घोषणा की भाई राजात में हम भी शामिल होंगे, इस बार राजात हम भी मनाएंगे। अच्छा। तो चूंकि राजा ने उसमें रुचि, राजा की जो आराध्या, चांदपुर नरेश की जो आराध्या देवी थी वो भी नंदा थी। तो जब राजा ने इस तरह की घोषणा की और कुछ उस सहायता दी होगी, तो भाई जब राजजात हो गई, वो राजकीय स्तर पर आयोजित होने लगी, तो उसका थोड़ा स्वरूप बदलना ही हुआ। राजा ने फिर आदेश दिया होगा कुरूर वालों को, भाई आप हमारे साथ चलेंगे। फिर दूसरी जगह के लोगों को भी दिया होगा, भाई इस बार आप छंतोली लाएंगे और हम साथ ही चलेंगे वहाँ। तो इस तरह से प्रारंभ में राजजात का स्वरूप का निर्धारण हुआ। अब ये जो 12 साल वाली बातें हैं, तो ये क्या होता है कि अभी अगर आप राजजात के पिछले दस्तावेजों को देखें तो कभी भी राजजात 12 साल में नहीं हुई। अच्छा। कभी भी। अच्छा। हाँ, 12 साल में ये जैसे 1925 से हमारे पास कुछ रिटर्न दस्तावेज है, तो 1925 से पहले भी कुछ तिथियां हैं, 1836 या उस समय से कुछ राजजात की तिथियां हैं।
कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज। तो उनको अगर आप देखो तो 12 साल में कभी नहीं हुई है, और 51 में हुई थी, फिर 67 में हुई, अभी लेटेस्ट जो हमारे पास एकदम स्पष्ट रूप से 25 से तो वहाँ पे रजिस्टर भी मेंटेन है। फिर 67 के बाद फिर 67 या 68 में, फिर 87 में हुई सीधे, फिर 2000 में हुई, फिर 14 में हुई है। अब देखो इस बार 26 में अगर 12 साल में होनी है तो इस बार होगी तो होगी, नहीं तो 12 असल में संख्या बोधक शब्द नहीं है। जैसे आपने आपके यहाँ पता नहीं ये शब्द है, जैसे बोलते हैं ना, या ते गोमा बल 12 राठी काठी के लोग। आपके इधर भी है ये चलन में है, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले 12 राठी, मतलब ये शब्द तो अच्छा है। 12 राठी मतलब 12 अलग अलग जातियाँ, मतलब अलग अलग समुदाय, जातियाँ अलग के लोग। तो 12 से ये संख्या बोधक नहीं है ये शब्द, बल्कि ये बहुलता बोधक है। जैसे कई बार क्या होता था कि जैसे कोई आदमी बहुत समय बाद मिला तो उसको, अरे भाई 12 वर्षों को मिलू हुई गिरते, तो मतलब 12 वर्षों को मिलू माने बहुत समय बाद मिलना, बहुत समय बाद। इसमें राजातों में जागर में भी ये शब्द मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है, जागरों में। मैं उसी पे आ रहा था कि बहुत सारे गीतों में मैंने भी सुना कि 12, तो ये 12 बहुत समय बाद है। 12 वर्षों को मिलू वही हूँ, 12 वर्षों में 12 वर्षों बाद गया। ये करेक्ट संख्या नहीं है कि 12 साल में ही होना है। संख्या बोधक शब्द 12 शब्द ये संख्या बोधक शब्द नहीं है, ये बहुलता बोधक शब्द है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज को लेके ये तो 10वीं बार हो चुका है। यस बिल्कुल, ये सैकड़ों बार हुआ है। जैसे 12 व्यंजन 36 प्रकार है, और साहब तक भी 12 व्यंजन 36 प्रकार बने थे। लेकिन एग्जैक्ट ये इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 12 व्यंजन बने हुए हैं उसके 36 प्रकार होंगे, एग्जैक्ट नहीं है ना, ये तो मुहावरा है जो बहुलता का बोध कराता है। तो लोगों ने इसको फिर एग्जैक्ट 12 साल से जोड़ दिया। अच्छा, तो ये ऐसा होता था कि अब आप देखो उत्तराखंड में बहुत सारे उत्सव हैं जो अनिश्चित समय बाद होते हैं। अनिश्चित, ज़्यादा से ज़्यादा आप राज्यात के बारे में अगर आप समय का उल्लेख करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि ये 12 बरस से पहले नहीं होती है, बस इतना आप बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते एग्जैक्ट 12 बरस में होती है या 14 बरस में हुई या 18 बरस में होती है। ये अनिश्चित समय बाद, और ऐसे उत्तराखंड में और उत्सवों की भी परंपरा है जो अनिश्चित समय बाद जब लोग बात तय करते हैं, महसूस करते हैं कि यार ये कार्य करना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत समय बाद ये कार्य नहीं हुआ, तो तब मिल बैठ करके तय करते हैं। तो बहुत सारे कार्य, जैसे मतलब पांडव नृत्य ले सकते हैं, पांडव नृत्य है, जैसे देवोरा है, अनिश्चित सालों बाद होता हो। किसी गांव में जैसे 20 साल बाद, 25, 50, 60, 70, 100 सालों बाद भी होते हैं। पांडव नृत्य के बारे में भी कई गांवों में इस तरह का है। कोई 7 साल, कोई 4 साल। कई जगह ऐसा होता है कि तय करते हैं भाई इस साल नचाएंगे, तो इस साल नहीं चाहते। तो लोक में कोई बहुत ये नहीं है कि भाई कोई कट्टरता नहीं होती है ना, कोई बहुत नियमावली बनी नहीं होती है। 12 साल में करना है तो करना है, 12 साल में करना है, या एग्जैक्ट ऐसा होगा, ये बिल्कुल ये होगा। लोक में बहुत ही परिवर्तनशीलता रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है खूब सारी। आप जब स्थितियां अनुकूल हो, जब लोग समझें, जब सभी लोग महसूस करें, सबकी सहमति हो, तब ये राज्यात आयोजित होती है। तो फिर क्या हुआ कि अब जब तक राजधानी चांदपुर थी तो राजा अनिश्चित समय बाद उसमें योगदान देते रहा। लेकिन जैसे ही वहाँ से राजधानी हटी तो राजा ने फिर अपने छोटे भाइयों को, जिनको कुंवर कहा जाता था, राजकुंवर का मतलब होता है, राजकुमार का मतलब जैसे राजा के बेटे हो गए, तो राजकुंवर कहते थे राजा के छोटे भाई, युवराज राजा के छोटे जो भाई। तो फिर उनको कांसुआ के कुंवरों को ये दायित्व सौंपा कि भाई हम राजधानी वहाँ है, लेकिन आप यहाँ यात्रा को करें। लेकिन तब उसके बाद जब टीरी भी गई तो वो टीरी के राजा लोग भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये 1800 कुछ में टीरी के राजाओं की और सभी राज्यातों में टीरी के राजाओं द्वारा राज्यात में भेंट के कुछ दस्तावेज मिलते हैं। ये हर राज्यात में लगभग चलता है कि राजाओं, हाँ ये हर राज्यात में है। तो और अभी भी राज्यात में मतलब वो मुख्य
जो आयोजक के रूप में, जो परंपरागत रूप से जो मुख्य के रूप में कांसुआ के कुंवर इसलिए होते हैं कि वो राजा से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये था। अच्छा, नंदा को लेकर कई संशय लोगों के मन में है, क्या पार्वती ही नंदा है? अब ये ऐसा होता है जी। जैसे लोक, जैसे भाषा है ना, भाषा, तो कोई शब्द है गढ़वाली का, कोई भी ऐसा शब्द है जो बहुत मौलिक है, ठीक, जैसे अब ये आपने बगछट नाम रखा हुआ है जी, तो ये संभवतया ये गढ़वाली का मौलिक शब्द होगा, अपना शब्द होगा। बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसके अस्तित्व को संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू बड़ी भाषाओं के मूल में खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा। यार ये शब्द कहाँ से आया है, तब उसकी व्याख्या उससे करते हैं। जैसे हमारे गांव का नाम तपोवन है, तो बोलेंगे यार ये तपोवन शब्द जो है तपोवन से बना, तपोवन का अपभ्रंश है। कि तपोवन, ऐसा भी तो हो सकता है कि तपोवन शब्द तपोवन से विकसित हुआ हो। भाई बोली है ना, ये तो लोग बोलते रहे हैं, ये तो कोई संस्कृत के जानकार, अंग्रेजी के जानकार थोड़ी थे जिसको पढ़ करके वो शब्द बनाए। शब्द तो लोग करते हैं ना, शब्दों की रचना। बिल्कुल। तो ये जो देवता का, लोक देवता का जो अवधारणा होती है, ये लोगों की होती है, स्थानीय लोगों की होती है अपनी अवधारणा। लेकिन हर लोक देवता को भारत में, पूरे देश में ही है ये, और उत्तराखंड के संदर्भ में भी अगर कहें हम, तो यहाँ पर जितने भी लोक देवता हैं उनके अस्तित्व को हम सनातन और हिंदू धर्म के लोक देवताओं में खोजने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलान करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और इस कोशिशों में जैसे जैसे हम लोग पढ़े लिखे और वो हुआ, तो वैसे वैसे हमारे लोगों ने ये कोशिश किया ये नंदा आखिर कहाँ है। ये नंदा मतलब इसका तो वेद पुराणों में कोई उल्लेख ही नहीं है। तो फिर लोगों ने ये धारणा स्थापित करने की कोशिश की, ये मान्यता बलवती होने लगी क्या नंदा ही पार्वती या सती का रूप है। अच्छा। ये आपने नागरजा के संबंध में भी अक्सर ये चीज होती है। जैसे नागरजा लोक देवता है, उत्तराखंड का लोक देवता है, लेकिन नागरजा को हम, क्योंकि हमारे अंदर ये धारणा ये इस तरह का आत्मविश्वास लोक में नहीं होता है। कोई इस तरह की जिद नहीं होती है लोक की कि साहब ये अलग है। फिर लोग ये उसकी व्याख्या ऐसा करने का प्रयास करते हैं यार ये नागरजा आखिर कौन है। तो फिर स्थापित करते हैं मान्यताओं को, धारणाओं को स्थापित करते हैं कि नागरजा जो है कृष्ण का अवतार है, कृष्ण से जोड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण को नाग के साथ उन्होंने युद्ध किया था, नाग का, कालिया नाग का वो किया था। तो ऐसी नंदा के साथ भी है। नंदा को धीरे धीरे दुर्गा सप्तशती में, देवी भागवत में और शिव पुराणों में पार्वती, सती या देवी के रूप में भी उसको मान्यता देने का प्रयास किया। वैसे नंदा स्वतंत्र एक लोक देवी है। और उसमें जो जिक्र है कि ये महादेव के साथ ही इनका विवाह हुआ था, इसका कुछ जिक्र है हमारे उसमें? अब वो जागरों में क्या है, अगर आप जागरों में शिव का उल्लेख है, ईश्वर राजा का उल्लेख है, वो ईश्वर का, ईश्वर राजा, तो धीरे धीरे वो शिव के रूप में माना जा, मिक्स हो जाती है चीजें ना। वो ये और मामले में भी हुई है, मतलब फिर लोग उसको शिव के रूप में और फिर ईश्वर और मिक्स सा कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन अगर आप जागरों को सुने, अच्छा जागरों में भी क्या होता है, जागरों में भी लोकगीतों में जैसे परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे इंसान में होता है, बिल्कुल, जैसे समाज बदलता है, ये दुनिया बदलती है, वैसी उसी क्रम में गीत भी बदलते हैं, जागर भी बदलते हैं। तो 8वीं 9वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी में तो ये कुछ और रहे होंगे जागर। 15वीं 16वीं सदी में जैसे जैसे विकास आया, जैसे जैसे हम लोगों को, और जो जागर गाने वाले लोग हैं, जागरों का प्रयोग करने वाले लोग हैं, जैसे जैसे उनको दुनिया संसार की जानकारी हुई, वो उनकी जानकारियाँ जागर में शामिल होती रही। फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई हुई, हम लोग
पढ़ने लिखने लगे। तो जागर जो हमारे लोक कलाकार थे या जो रचनाकार थे लोक के, जैसे जैसे उनको ये जो भारत की संस्कृति की और इस नए धार्मिक साहित्य की जानकारी हुई, तो वैसे वैसे वो जानकारियाँ भी जागरों में सम्मिलित होने लगी। इसमें हम लोग एक बहुत स्पष्ट सा अंतर देखते हैं। जैसे नोटी है, तो नोटी के जागर, चूँकि नोटी के लोग पहले पढ़ लिख गए ज़्यादा, मतलब अगर हम इन जागरों के 3-4 वर्जन देखें, नोटी, कुरूर और वाण, अगर हम इन तीनों संस्करणों की कल्पना तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं, बिल्कुल तुलना करें, तो हम देखते हैं कि नोटी के जागरों में भारतीय धार्मिक साहित्य और धार्मिक मान्यताओं का ज़्यादा समावेश दिखता है। अच्छा। उसमें जैसे सृष्टि को लेकर के और उसके अस्तित्व को लेकर के, शिव को लेकर के, पार्वती, सती, इस तरह का ज़्यादा उल्लेख है नोटी के जागरों में। और नोटी के जागरों में जो नंदा के पति शिव हैं, वो लगभग शिव की तरह, जो सनातन के शिव हैं, लगभग उसकी तरह स्थापित हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कुरूर जाते हैं या वाण में जाते हैं या और रिमोट क्षेत्रों के जागर जब देखते हैं, तो वहाँ शिव का चरित्र उन जागरों में एक ठेठ पहाड़ी व्यक्ति की तरह है, जो हाई एटीट्यूड पे रहता है, उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति की तरह। वो रफ एंड टफ एक पहाड़ी, और संभवतः या कुछ गरीब रहा हो। और दूसरा ये है कि ये जो पूरी नंदा की नंदा का जो मिथक है ना, नंदा की जो कथा है, पूरा जो मिथक है, इसको ये स्त्री विषयक, इसको हम स्त्री विषयक लोक गाथा भी कह सकते हैं। स्त्री विमर्श को खड़ा करने वाला एक लोक साहित्य भी मान सकते हैं हमको। नंदा का चरित्र ऐसा बुना है स्त्रियों ने कि उसके माध्यम से उन्होंने, अपने पहाड़ की स्त्रियों ने अपने पूरे कष्टों को और पूरे दुखों को नंदा के चरित्र के माध्यम से अव्यक्त, और उनके जागरों के माध्यम से, मतलब नंदा का चरित्र जागरों में व्यक्त हुआ है। उन जागरों में उन्होंने अपने सभी तरह के पीड़ाएं और कष्टों को अव्यक्त करने का प्रयास किया उन जागरों में। इसलिए आप कभी देखेंगे, आप अगर आप जागर पढ़ेंगे तो उसमें तो कभी ऐसा लगता है कि शिव जो है बहुत रईस और बहुत ही धनाढ्य आदमी है। मैं इसी पे आ रहा था कि कुछ जो उनके भंडारों का भी जिक्र आता है, नौ ताल्या भंडार। हाँ, एक जागरों में ये जिक्र आता है कि जब नंदा ब्याह करके कैलाश गई, तो पहले जैसे उत्तराखंड में एक परंपरा है कि बहू को, बुआरी को भंडार, सासू भंडार दिखाती है पहले। अब वो जब भंडार देखती है, वहाँ शिव जी ने उसको अपना 9 ताल्या भंडार देवखनी गौरा, तो पहलू भंडार देखा उसने, तो वहाँ जो है टिम्बर का सोटा था। दूसरो भंडार देखी तो तक छारों की थुपड़ी, तीसरो भंडार देखी तो तक खैरों की झोली। ये एक प्रतीक है असल में। ये राग की थुपड़ी, ये टिमरू को सट्टा, ये एक तरह की एक प्रतीक सा है कि नंदा ऐसे घर में भी आई गई जहाँ कुछ नहीं है, गरीब स्थितियाँ थी। कई जागरों में, उर्गम के जागरों में एक बड़ा मार्मिक सा प्रसंग आता है कि जब वो वहाँ न तो जलवायु अनुकूल थी, हाइट ऊंचाई पे रह रहे हैं, न जलवायु अनुकूल, न खेत, न खाने के लिए कुछ, न पक्षियाँ, न वनस्पति, और ऐसे कठोर भौगोलिक स्थितियों में जीवन जीना है। तो वो जो यहाँ की महिलाओं ने जो ये प्रतिकूल स्थितियाँ झेली है ना, ससुराल जाने महिलाओं ससुराल जाना और वहाँ पर ये स्थितियाँ झेलना। अब देखिए क्या होता है कि आज के समय में जैसे आप लोग, हम लोग हैं, तो हमारे पास माध्यम है व्यक्त करने का,
मंच मिलता है हमको, राइटर है तो वो लिखता है, आप लोग पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन उन स्त्रियों के पास कोई चारा नहीं था सिवाय कि इन गीतों के। तो उन्होंने वो सारे दुखद स्थितियाँ उन नंदा में आरोपित करके, और पुरुष के जैसे अब पहाड़ की स्त्रियों का आज से 50-100 साल पहले एक ही कष्ट था और एक ही उद्देश्य होता था कि ब्याह के बाद अच्छा घर न मिलना और अच्छा मुल्क, अच्छा ससुराल न मिलना, ये सबसे बड़ा कष्ट था। और यही उनकी सबसे बड़ी अपेक्षाएं भी होती थी कि अच्छा पति मिले और अच्छा घर, अच्छा मुल्क मेरा मिले। तो जिन भी पहाड़ की स्त्रियों ने ससुराल में कष्ट झेले, उनको अच्छा पति नहीं मिला, उनको अच्छा ससुराल नहीं मिली, उन्होंने उस पीड़ा को नंदा के माध्यम से व्यक्त किया जागरों में। इसलिए नंदा का कैरेक्टर कई बार हमको जागरों में कंट्रोवर्शियल मिलता है, और अपनी कल्पनाओं को भी, अपनी चाहत को भी नंदा के माध्यम से, अच्छा कई उसमें क्या है, कई जगह पे नंदा की जब विदाई हो रही है ससुराल से, जैसे नोटी के जागरों में, तो वहाँ पर ये उल्लेख है था कि पेटण बैठी गया तेरा तेरू ओला सारी डोला, चांदी का छतर तेरा सोना का मुरकी, इस तरह के। और तेरी जो सुआरो का उल्लेख भी उसमें कि तेरी सेविकाएं तेरे साथ जा रही है, और तुझे जो है तेरे सेवक और तेरे चारवान जो है तेरे डोली ले जा रहे हैं तेरे को, जिन पे सोने के छतर लगे हुए हैं। ये सब मैथ्यू ने दिया है कि ये जागरों में ये उल्लेख है, जागरों में। और ये भी कहीं पर उल्लेख आता है कि तेरे जो है कई नौकर चाकर हैं ससुराल में और तेरी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और कहीं पर जागरों में ही इस तरह का उल्लेख आता है कि तेरी जो है तेरे पास कपड़े नहीं हैं, आंगड़ी फाटी के क्वेन माथ पहुँची गए, और घाघरी फाटी के घुंड माथ पहुँची गए, ये भी उस तरह के उल्लेख है। एक ही नंदा में आप देखेंगे, एक ही जागरों में एक ही नंदा के माध्यम से इन स्त्रियों की इन दोनों स्थितियों का वर्णन मिलता है हमको। जागरों में दोनों स्थितियों का वर्णन, कैरेक्टर एक ही लिया है, कैरेक्टर है नंदा। अगर आज के समय में हम लिखते या दूसरे लोग लिखते तो वो गरीबी के वर्णन के लिए एक दूसरा कैरेक्टर का चयन करता, दूसरे चरित्र का, अमीरी के वर्णन के लिए दूसरे चरित्र का चयन करता। लेकिन जागरों में स्त्रियों ने ऐसा नहीं किया, एक ही चरित्र के माध्यम से अपनी अपेक्षाएं भी रख दी, अपने अभावों को भी व्यक्त कर दिया, अपनी खूबसूरत कल्पनाओं और अपनी इच्छा को भी अभिव्यक्त कर दिया। तो इसलिए जागरों में नंदा का जो चरित्र मिलता है वो बहुआयामी है। उसमें जो थुर गरीबी है वो भी उसमें दिखती है, जो स्त्रियों के जो मायके जाने की जो अभिलाषा है, ससुराल से मायके के प्रति उसका जो सद्भाव है, जो प्रेम भाव है, मायके को लेकर के जो उसके इमोशन है, सब जागरों में दिखते हैं हमको। नंदा के या कहें हम कि नंदा की गाथा में दिखते हैं, नंदा की कथा जो आप बात कर रहे थे, ये सारे नंदा की कथा में दिखते हैं। और आक्रोश देखिए बाकी चरित्रों में, अब मैं इसलिए कह रहा था कि नंदा एक आधुनिक विमर्श भी इसमें है स्त्री की, तो नंदा एक ऐसा चरित्र भी है और संभवतः एक लोक में ये पहला एक कैरेक्टर है जो मायके पर दोष लगती है नंदा। ये जागरों में भी, ये जागरों में भी है। हाँ। तो वो एक ऐसा चरित्र भी है जो मायके को और अपनी बेमेल विवाह को, पहाड़ों में एक ज़माने में ना बेमेल विवाह बहुत होते थे। हाँ। मतलब पति नहीं देखते थे लोग, शादी हो जाए, अरेंज मैरिज, पति बुढ़ा है, गरीब है, घर वैसा है, तो शादियाँ हो जाती थी। तो स्त्रियां उसका विरोध नहीं करती थी, नहीं कर पाती, रोती थी, कलपती थी। बहुत सारे हमारे लोकगीत आपने सुने होंगे, हजारों लोकगीत इसी पृष्ठभूमि में बने हुए कि ससुराल खराब मिला, ये हुआ वो हुआ, लोकगीतों में इसके भी। लेकिन जागरों में ये
जब नंदा दोष लगती है तो स्त्रियों ने अपने असहमति असंतोष को भी व्यक्त किया है जागरों में। ये भी एक जागरों की मूल चीज़ है। अच्छा अटवाल जी, हम जब जैसे आपने जिक्र किया है कि अल्मोड़ा वाले अलग मानते हैं, हम लोग कुमाऊँ के सब कहते हैं कि यहाँ की नंदा है। अल्मोड़ा या कुमाऊँ की अगर जब हम नंदा के बारे में सुनते हैं तो उसके साथ एक और कैरेक्टर मिलता है, नंदा और सुनंदा। क्या गढ़वाल में भी सुनंदा का कोई जिक्र है? वो वही मैं कह रहा था ना कि जब लोक में क्या होता है कि कोई कहानियों के, गाथाओं के, कथाओं के बहुत सारे वर्जन उत्पन्न हो जाते हैं। खासकर जो कथा, जो मिथक जितना पुराना हो, जैसे इसको हम राम कथा से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश में और पूरी दुनिया में राम कथा के, हम तो जो हिंदी भाषी लोग हैं वो तो वाल्मीकि रामायण और तुलसी की रामायण से रामचरित को जानते हैं, लेकिन पूरे देश में राम कथा के और भी बहुत सारे संस्करण हैं। बहुत सारे, जैसे कम्बन रामायण है, और तरह की भी रामायण है, साउथ की अलग। हाँ, साउथ की अलग है। वैसे उत्तराखंड में चूँकि नंदा का मिथक बहुत पहले से प्रचलित है, काफ़ी समय से प्रचलित है, तो इसलिए लोक ने इसको अपने अपनी तरह से गढ़ा है। आपने अगर गढ़वाल में ही सुना होगा तो 7-5 बैणी नंदा के बारे में कहा जाता है ना, 7-5 बैणी है नंदा की। अब ये 7 है कि 5 है? 5 है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 7 बहनें हैं या उसकी 5 बहन, ये विविध धारणाएं हैं। अभी एक बार क्या हुआ, एक शादी में मैं कहीं गया था उधर नोटी की तरफ, चांदपुर पट्टी में। तो 1-2 लोग मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा, कुछ जी नंदा की कितनी बहनें थी? पहले तो उन्होंने ये पूछा नंदा की, वो भी कंफ्यूज में थे, कहीं 7 बोलते हैं, कहीं 5 बोलते हैं, कहीं, अब आप जैसे कह रहे हैं कि वहाँ सुनंदा है, नंदा सुनंदा है, 2 हैं मतलब बहनें। तो अब फिर मैंने कहा देखो ये 7 भी है, मान्यता 5 की भी है, 2 की भी है, वो तो लोक मान्यताएं हैं। जैसे आप कोई लोकगीत सुनते हैं तो उसके कई तरह के आपको वर्जन मिल जाएंगे, कई संस्करण मिल जाते हैं, क्योंकि वो लोक है। आप एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं कि यार ये गीत नहीं ये सही है जी और ये गलत है। वैसे ही नंदा के मिथक में भी है, सही और गलत का सवाल नहीं है, लोगों को विविध धारणाएं हैं। अब आप अगर नौटी क्षेत्र में देखेंगे तो जो एक वहाँ पर 4-5, उस व्यक्ति ने मुझे 5 बहनों को गिनाया। अच्छा। कि बड़ी वाली कपीरी में है, उसको जेठाई देवी बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर की सिमली में, तीसरे नंबर की कर्णप्रयाग में उमा देवी है, चौथे नंबर की वहाँ, ऐसे उसने 7 गिनाए। तो मैंने उनसे कहा, ऐसी 7 हमारे यहाँ भी है, जोशीमठ में भी जो भी नंदा होगा वहाँ भी उनकी, ये लोग ये मानते हैं कि ये बड़ी बहन ये है, छोटी बहन वहाँ है, अब और वो बहन वहाँ है। तो ये विविध धारणाएं हैं। ऐसी नंदा और सुनंदा का भी है, लोक में प्रचलित है वहाँ पे। और अब जैसे नोटी में उफरे जो देवी है, जो एक यात्रा होती है नोटी में ना, तो उफराई देवी को नंदा देवी की बहन मानते हैं, दूसरी तरफ उनको 7 और 5 बहन भी मानते हैं। तो ये इसमें ये एक्सेप्ट नहीं होता है, ये मृतकों में इस तरह के वो आते रहते हैं। कुमाऊं में इस तरह का है, उधर धारचूला की तरफ कुछ और मान्यताएं हैं। तो ये है इसमें। अटवाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक फिल्म लिखी ढोली, जिसका कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में उसका चयन हुआ है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है ढोली? वो असल में ढोली जमनदास ढोली नाम से मेरा एक नाटक है। अच्छा। और ये नाटक 2016 में टाउन हॉल में, यहाँ पर जन संस्कृति मंच है, इन्होंने प्ले उसको किया वहाँ पे। जी। उस समय जब ये टाउन हॉल में खेला गया तो अखबार वगैरह में उसका उल्लेख हुआ, उसकी थोड़ा कथासार भी था अखबारों में। तो एक यहाँ पे यहीं देहरादून के कोई स्क्रिप्ट राइटर हैं, मुंबई के लोग हैं, शिशिर कृष्ण शर्मा जी।
इनको वो कंसेप्ट अच्छा लगा तो इन्होंने कहा इस पे फिल्म के लिए अच्छा सब्जेक्ट है ये। जी। तो उन्होंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह उस पर लिखी और फिर मुंबई में ही रहते थे वो, तो मुंबई में अपने साथियों को दिखाई उनको। तो एक दिनेश भोसले हैं, मराठी, महाराष्ट्र के हैं वो, हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर हैं वो। तो उनको भी ये सब्जेक्ट पसंद आया, तो वो निर्देशन के लिए उनकी 2 फिल्में उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने कोंकणी, मैं भी बनाता हूँ कोंकणी भाषा में फिल्म बनाता है, रीजनल सिनेमा में उनका है अच्छा सा दखल, हिंदी में ही बनाई उन्होंने। तो उन्होंने इसको निर्देशन करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। जी। फिर तब इस पे स्क्रीन प्ले, फिर आगे जो स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटिंग हुई। तो ये मेरी जो नाटक है जमनदास ढोली अच्छा। के नाम से पर आधारित फिल्म है, जिसका नाम ढोली रखा। तो ये ढोल वादकों की बेसिक रूप से ये ढोल उत्तराखंड में ढोल वादन और ढोल वादक पर आधारित है। क्या इसमें ये चीज़ें दर्शाई गई है कि अगर मुझे नहीं लगता अगर ये सब सही है कि नहीं लगी, कि उत्तराखंड में जो दुर्दशा हो रही है ढोल वादकों की, क्या उस पर आधारित है कुछ? हाँ, वो भी है, लेकिन इसमें ये था कि जैसे ये ढोल, जब मैं ये लिख रहा था ये नाटक जमनदास ढोली, तो उससे पहले मैंने ढोल को लेकर के काफ़ी चीज़ें पढ़ी और कुछ फिल्में भी देखी जो पहले, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म या छोटी फिल्में ढोलियों पे बनी हुई थी, ढोल वादकों पे। कुछ साहित्य पढ़ा, कहानियाँ पढ़ी, तो ये सब में यही चीज़ दर्शाई गई थी, उनके शोषण को और उनके साथ जो बुरा व्यवहार होता है, जो हमने एक तरह का जो पूरे देश में ही है, ये मतलब सिर्फ ढोल वादकों पे नहीं है, ये पूरा जो एक समाज है, दलित समाज, वो पूरे देश में ही हो रहा है वो अन्याय। उसके साथ साथ वो पेशों में भी ये चीज़ें हैं। लेकिन तब मुझे ये लगा कि ये सिर्फ एक ही पक्ष हम देख रहे हैं। अच्छा। अब आज से 100 साल 50 साल पहले के मुकाबले आज स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन आया है और हमारे बीच कुछ ऐसे मजबूत ढोली भी हैं, मजबूत चरित्र भी हैं ढोलियों के, कि जिनको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। उनके उस प्रवृत्ति को, उनके उस चीज़ को, उनके उस चरित्र को भी लिखा जाना ज़रूरी है, उसको भी प्रकाश में लिया जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं जब वहाँ पे था चमोली में, GIC छिनका में था, उस वक्त मैंने ढोल पे सोचा कि मैं ढोल पे कुछ लिखूँगा। अच्छा। तो कई सारे ढोल वादकों से मैंने बातचीत की, उनसे उनके साक्षात्कार लिए, और वो तो आप भी जानते हैं कि हमने शायद संभवतः पहाड़ों में ताल वाद्य के नाम पे सबसे पहले ढोल ही सुना होगा। तबला तुबला बहुत ही बाद में देखा भी, बस सुनना तो बाद की बात है। कभी रेडियो में बजता रहा होगा तो हमको पता नहीं था ये तबला बज रहा है। हमारे यहाँ तो रामलीला भी नहीं होती थी, तो हमने तो तबला बहुत बड़ी उम्र में जो रामलीला देखते थे तब थोड़ा सा देखा हमने। ताल वाद्य के नाम पे हम ढोली जानते हैं, ढोल दमों पर ही हम लोगों को डांस करने का मन होता है। लेकिन आप भी महसूस करते होंगे कि आपने जितने भी ढोल वादकों को देखा, उसमें कोई ना कोई आपकी स्मृति में ऐसा वादक रहा होगा जिसके आप फैन रहे होंगे, मतलब जो आपको लगता होगा यार क्या है ये, मतलब। तो ऐसी मेरे मन में भी थे कई, जैसे हमारे यहाँ के थे ढोली, तो बहुत ही शानदार बजाते थे वो, और उनका अपना व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। अच्छा। एक गांव में मैं जब जहाँ पढ़ता था बचपन में, तो वहाँ पर एक ढोल वादक थे। तो एक बार वो जब पांडव में जा रहे थे, तो उनसे कुछ उनका मतलब वो कुछ एक ऐसा विवाद हो गया था जिसमें लोग कहने लगे कि यार ये ढोली जो है जब तक कुछ और नाच रहा है और ये ढोली कुछ और बजा रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ लोगों ने उस पर आरोप लगाए। उसने पहले समझाया उनको कहा देखो, देवता जो है वो ढोल पे नाचता है, नाच पर ढोल नहीं बजता है। अच्छा।
देवता को हम नचाते हैं, देवता हमसे नहीं बजवाएगा। हमसे मतलब देवता नाच, ऐसा नहीं होता है कि देवता नाच रहा है तब हम वैसा ढोल बजाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। जैसे हम बजाएंगे वैसा नाचेगा, जैसा ताल बजेगा वैसे नृत्य होता है, जैसे नृत्य होता है वैसे ताल नहीं बजते हैं। वो और इस बात की बड़ी चर्चा हुई लोगों में ना, तब मैं बच्चा ही था, छोटा था। अच्छा। कि साहब फलाना आदमी ऐसा बोल रहा। अब लेकिन अब देखो क्या होता है कि कई बार जब आपके अंदर भेदभाव होता है तो अच्छी बातें भी उसको बुरे तरह से पेश की जाती है। उसके इतने शानदार तर्क को भी, इस नज़रिए को भी बहुत सम्मान से प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि लोग उससे समझ तो गए थे, ऐसा भी नहीं है कि कई लोग ना कहा बात सही बोल रहा, बहुत एकदम सही बोल, फिर उसको वो करके फिर लाए उसको। ऐसा कई बार मुझे लगता था। ऐसे आपने और भी आपने जो कलाकारों के, जो हमारे लोक कलाकार हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखे होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे। तो मुझे लगा कि एक हमको ढोली और ढोल वादक और इस कला के इस रूप को भी आगे लाना चाहिए। तो इसमें फिर वो जो जमनदास ढोली है, फिर ऐसे, और फिर अभी क्या है कि जैसे बहुत सारे उत्तराखंड में हम देखते हैं कि कुछ ढोल वादक ऐसे हैं जिन्होंने ढोल की कला को बहुत आगे पहुंचा दिया है। जैसे जैसे मतलब अब उत्तम दास जी, अब आप देखो उत्तम दास जी ने, मैं उसके कला पक्ष पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तम दास जी ने सिर्फ ढोल को लेकर के उन्होंने मंच पर प्रोग्राम दिया। माने ढोल को उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की कि ढोल एक प्रमुख वाद्य के रूप में मंच पर प्रस्तुत किए जाने लगा। अदरवाइज उससे पहले ढोल तो एक बिल्कुल हाशिए का वाद्य होता था ना। भाई आपका पांडव नाच रहे हैं तो ढोल के किनारे बजता था। लेकिन ढोल को एक ऐसा देना, उसके बाद के बहुत सारे लोगों ने इस तरह के काम किए और ढोल को राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे स्वतंत्रता जब मिली भारत को, तो उस समय भी, उसके बाद जो है, जो स्वतंत्रता दिवस पर जो दिल्ली में परेड होती है, तो वहाँ भी ढोल के कार्यक्रम गए थे गढ़वाल से, झांकियों में, तो राष्ट्रीय स्तर पर ढोल पहुँचा। फिर वर्तमान में जैसे प्रीतम बर्तवाण है, तो इन्होंने, आप देख रहे होंगे कि प्रीतम बर्तवाण ने ढोल को एक ग्लैमराइज किया, मतलब एक प्रतिष्ठा सूचक बनाया। मतलब जिस तरह से उन्होंने वो मंच पे आज ढोल बजा रहे हैं, तो वो नौजवानों के लिए एक आकर्षण का बिंदु बन गया है। तो ढोल के इस स्वरूप को देना भी एक महत्वपूर्ण बात है ना। ढोल को एक गरिमा के साथ, एक ग्लैमर के साथ प्रस्तुत करना, तो ये सब चीज़ें थी मेरे दिमाग में। एक हमारे इधर चमोली में, ऐसे आपके इधर भी रहूँगे, एक और चरित्र थे, वो भले ही रामिला के थे, वो हारमोनियम मास्टर, दीवानी राम जी थराली के थे वो। तो हम पढ़ते थे तब, तो दीवानी राम जी को हारमोनियम बजाते थे, हारमोनियम मास्टर मतलब होते थे पहाड़ों में। अब वो जहाँ आगे, जैसे एक बार गोपी शर्मा आए कि हारमोनियम मास्टर दीवानी राम जी, बहुत चर्चा होती थी उनकी। फिर जहाँ जिस गांव में दीवानी राम जी हारमोनियम मास्टर हैं, तो उस गांव के लोग बड़े मतलब समझते थे अपने को, प्रतिष्ठा सूचक थे वो। तो उनके बारे में मैं उनसे मिला नहीं, कभी नहीं, बच्चा था मैं, वो बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनके बारे में जो हम सुनते थे वो एक मिथक बन गए थे। अच्छा। उनके बारे में बड़े किस्से बोलते थे कि जैसे लोग बोलते भाई दीवानी राम जी तो बाप रे बाप, वो तो गजब के कलाकार हैं। उनके बारे में कहते हैं यार, जिस गांव में बिल्कुल भी रामलीला बेकार रामलीला होती है, अगर एक बार वो आ गए तो उस गांव को ही सुधार देते हैं। उनके बारे में ये भी कहते थे लोग, अब ये तो सच झूठ जो भी हो, लेकिन किसी के बारे में एक मिथक बनना किसी व्यक्ति का, जीते जी, वो भी एक महत्वपूर्ण बात होती है ना। कि वो दारू वाले, दारू तो उनके उसमें कोई पी नहीं सकता है। पहाड़ों में होता था मेरा बहुत, शाम होते ही। तो ये उनकी छवि
मैं बहुत छोटा था, बल्कि एक बार लोग बाग जैसे जलन भी होती थी लोगों को, जैसे आपका गांव है और आपके यहाँ नहीं आए हो और दूसरे गांव वाले के यहाँ आ गए, तो इधर गांव वाले बहुत जलते थे यहाँ क्यों यार यहाँ नहीं आए हो, उस गांव वालों ने बुला दिया। लेकिन उनके चयन का भी एक अपने मानक होते थे। अच्छा। मतलब जहाँ पर हुलसट लोग हैं वहाँ मना कर देते वो सीधा, मतलब वो ऐसा नहीं था कि कहीं धोखा दे दिया तब नहीं आए, हाँ बोला नहीं आए, नहीं ना बोलना ना बोल देना। ये सब चीज़ें, तो ऐसा कुछ था दिमाग में कि यार एक ऐसा चरित्र गढ़ा जाए ढोल वादक का जो जिसमें इस तरह की मजबूती और जो अपने मूल्यों पर, अपने शर्तों पर काम करता हो। अभी तक क्या होता है कि ढोल वादक आपकी शर्तों पर काम करता है, भाई हम बोल गए तूने इतने बजाना है, भाई उतने बजाएगा, और भाई ये यहाँ पर बजाना है तूने, और ये बजाना है, वो बजाएगा। जो हम तय करेंगे वो देंगे हम, जो हम सोच मानेंगे, जितना हम चाहेंगे हम उतना देंगे। इसमें जमनदास जो है अपनी शर्तों पे काम कराता है। अच्छा। वो बोलता है मैं इतने बजाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जैसे प्रोफेशनल होते हैं। जैसे बैंड वाले क्या करते हैं, आप जो बैंड पार्टी है, आप वो अपनी टर्म एंड कंडीशन देते हैं ना कि भाई हम इतने बजाएंगे, इतने घंटे का इतना लेंगे, और ये होगा जी हमारा खाने का ऐसा होगा, ये होगा, हम इतने बजाएंगे, इतने लोग आएंगे, और उनका अपना होता है। तो ये इस नाटक में ये सारी चीज़ें हैं, वो अपने उस पर काम करता है। फिर वो अब जो फिल्म है उसमें तो ऐसा है कि वो फिर वो गांव वाले होते हैं, वो अपने गांव में उत्तरायण पे कुछ खास करना चाहते हैं। वो मतलब जैसे वो बगडवाल नचाना भी चाहते हैं, तो छोलिया नृत्य भी करते हैं, करना चाहते हैं अपने गांव में। एक लोक का, अपने एक फोक का एक मिजाज ऐसा देखा होगा आपने कि उसमें फोक इवेंट में बहुत क्षेत्रीयता होती है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से उसमें आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। क्षेत्रीयता होने की वजह से उसमें मौलिकता भी बनी रहती है। जैसे आपके यहाँ का जो पांडव नृत्य होगा वो हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग, बहुत अलग चीज़ें होंगी उसमें, और उसके बाजे ही अलग हैं, उसके बिल्कुल बाजे भी अलग होंगे। नाम उसका पांडव नृत्य ही है, लेकिन जो मूल धारणा है वो एक तरह की होगी। लेकिन आपके यहाँ और वो बड़े स्वीकार्य भी होते हैं लोग में। जैसे लोग इसको बड़े मजे स्वीकारते हैं, यार फलाना वहाँ तो आपका नंदाकिनी या मंदाकिनी घाटी में तो ऐसा नाचते हैं, फलानी जगह ऐसा नाचते हैं। तो ये विविधताएं, अब क्या होता है कि जैसे आपने अपने गांव में जैसे आपके यहाँ क्या नाचता है, पांडव नाचते हैं, नाग नाचते हैं और बगडवाल नाचते हैं। तो पीढ़ियों से, सदियों से यही हो रहा होगा। आपके यहाँ कभी किसी ने छोलिया नृत्य की नहीं सोची होगी, किसी ने नहीं, या छपेली गाने की नहीं सोची होगी, या हिल यात्रा की नहीं सोची होगी। तो ये लोक में ये ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पे अब चूँकि ये कहानी है फिल्म की, मेरे नाटक का भी है, तो लोग वहाँ ही वो ये तय करते हैं यार इस बार हम जो है कुछ अलग सा करेंगे। पांडव भी नाचेंगे तो पौना नृत्य भी होगा। चमोली में भोटिया जनजाति के लोग पौना नृत्य करते हैं, और जो गैर भोटिया है वहाँ नहीं होता है। तो अब आप जरा सोचें कि आप कभी अपने गांव में एक ऐसा आयोजन करें जहां पर आप पौना नृत्य भी करवाना चाहें गांव में, और छोलिया भी करवाना चाहें, हिल यात्रा भी हो और नंदा की यात्रा भी हो, तो कैसा लगेगा, एक नई चीज़ होगी ना। बिल्कुल। तो अब वो तय तो कर देते हैं गाँव वाले ऐसा, लेकिन अब वो सोचते हैं यार, लेकिन अब इसको सिखाएगा कौन, क्योंकि कलाकार तो एक ही चीज़ जानता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वही जानता हूँ। जैसे कुमाऊँ का जो लोक कलाकार होगा वो छोलिया जो नृत्य करता होगा वो पांडव नहीं नचा पाएगा। ढोली फिल्म में हमारे ऊपर थोड़ी सी ऐसे दिक्कत आ गई थी। अच्छा। मतलब हमने क्या किया कि जैसे पांडव नृत्य था, एक सीन था उसमें, तो हमने कहा यहाँ से रिकॉर्डिंग करके वो ले जाएंगे वहाँ, ताल पहले रिकॉर्ड कर देते पांडव नृत्य के 2-3 ताल, और रिकॉर्ड करके वहाँ ले गए उसको। अब जो नृत्य का जो ग्रुप था वो वहीं का बुलाया, उत्तरकाशी का। ताल तो चमोली के जो अपने प्रेम भाई है, प्रेम इंदवाल हैं, उससे रिकॉर्ड करवा दी हमने उनके ताल। पांडव नृत्य के 3 ताल, मतलब 2-3 तालों में थोड़ा सा होना था उसको,
लेकिन नृत्य का जो ग्रुप है वो वहाँ का उधर बुला का है। वो हम भी नहीं समझ, हमने कहा इस नृत्य इस ताल पे कर ही देंगे, वो कर ही नहीं पाए उन तालों पे नृत्य। हो ही नहीं सकता। अरे उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ बसते ही नहीं है था बिल्कुल। कोई, मतलब फिर ये हुआ कि जिस पे आप नाचते हैं, जिन तालों में नाचते हैं वैसे ही नाचो आप, और तब वो ताल दोबारा रिकॉर्ड किए। अब तो यही हमारा पड़ता है बांगर जो कोड़ी में। और हमारे जस्ट बगल पे एक तरफ उधर लस्या है, तो इधर ये नागपुर है, तो बिल्कुल अलग है। हम बीच में हमारा अलग है, दूसरों का अलग है, बिल्कुल। तो ताले बिल्कुल भिन्न है। अभी आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी, जैसे कई लोग यहाँ देहरादून में शादियाँ कर रहे हैं ना, तो ढोल वादकों को बुला रहे हैं। हाँ। तो आप अगर इधर टिहरी या श्रीनगर के ढोल वादकों को बुलाएंगे, तो जैसे जो चमोली रुपया के लोग हैं वो बोलते हैं, एक शादी में कह रहे थे यार ये तो मंगला स्नान के दूसरा ही ताल बजा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अलग है, वो अलग है, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन वो जो रच बस जाती है ना चीज़ें, बिल्कुल। वहाँ से लोग वहाँ से ज़्यादा बाहर नहीं आ पाता। लेकिन इसमें ये इस फिल्म में ऐसा करता है कि वो ये तय कर देते हैं यार कुछ इनोवेटिव किया जाए, लेकिन फिर उनके सामने एक समस्या आती है कि भाई ये चीज़ें सिखाएगा कौन। फिर छोलिया चलो बगवाल का तो हमारा जो है, लेकिन ऐसा कौन कलाकार होगा। फिर ये आता है कि भाई जमन दास, जो सब जानते, जमन दास ने अपने आप को, आमतौर पे जो लोक कलाकार वो अपने यहाँ की विधा को जानते हैं, लेकिन जमन दास इसमें ऐसा करेक्टर गढ़ा है कि वो सारे तालों को जानता है, उसने स्टडी की है। वो जैसे आपके यहाँ के पांडव नृत्य के ताल भी बजा देगा तो चमोली की भी बजा देगा, उत्तरकाशी बजा देगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उसमें। हाँ, बहुत जानकारी होनी चाहिए, बस कुछ भी नहीं होता ज़्यादा अंतर। वही ताल छोलिया के भी है, पर ये जानकारी होनी चाहिए छोलिया इस ताल में नाचे जाते हैं, मंडाण के भी वही है, ताल लगभग वही है। तो फिर वो तब उसको बुलाते हैं उसको, तो गांव वाले फिर वो अपना बोलता भाई मैं तो ऐसे ऐसे आऊँगा, मैं तो ये मेरी कंडीशन, हाँ मेरी टर्म एंड कंडीशन है। तो थोड़ा उसमें बहस होती है, भाई तुम्हारी हम इज्जत कर रहे हैं, तुम टर्म एंड कंडीशन की बात बोल रहे हैं हमारे साथ, आदत ही नहीं है, क्योंकि आदत ही नहीं है। यस, हमको तो ऐसी आदत ही नहीं है ना कि हम अपने लोक कलाकारों की शर्तों को माने। हम तो सोचते हैं कि हम शर्त रखें और वो माने। हमने बोला कि ये करना है तो ये करना, हमने बोला खड़ा हो जा, खड़ा होना है तो भाई सेवा प्रदाता तो वो है ना भाई, जो सेवाएं दे रहा है, शर्तें तो उसकी होंगी ना। आप तो उपभोक्ता है, आप अगर उनकी शर्तों पर तैयार हैं तो लो, नहीं है तो मत दीजिए। तो वो जमन दास एक इस तरह का चरित्र है, वो ऐसा करता है, फिर वो बढ़िया से ऑर्गेनाइज करता है, फिर गांव वाले उसको सम्मानित करते हैं। उसने अपने आप को डेवलप किया, जैसे वो ढोल को लेकर के स्टडी की है उसने, फिर वो सेमिनार में भाग लेता है, वो कई विदेशों में भी जाता है, गोष्ठियों में ढोल के बारे में प्रेजेंटेशन देता है। लेकिन जब गांव वाले उसके सामने इस प्रस्ताव को रखते हैं तो वो ये कहता है कि भाई देखो मैं तो इस बार तो कोई बात नहीं, आप लोग आए हैं तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप लोग क्यों नहीं खुद ही सीख जाते हैं। एक और नई बात वो ये कहता है गांव वालों को, बोलता है कि भाई अब हम कब तक बजाते रहे, और ज़रूरी नहीं कि रोज़ के लिए हम लोग ही बजाए इसको, आप लोग अगर चाहें तो आप सीख लो, सभी लोग, इसमें क्या चीज़ है। तो फिर गांव वाले इसको, पहले थोड़ा बहुत चर्चा होती है उसमें कि यार आप सबों को ढोल सिखाएंगे, सवर्णों को भी सिखाएंगे, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है। कुछ ही कैरेक्टर उसमें ऐसे हैं जो बोलता है। फिर ढोल सीखने का कुछ दृश्य है उसमें। अच्छा। जमन दास गाँव वालों को ढोल सिखा रहा है, महिलाएं भी हैं। फिर वो अंत में एक उत्तरायण का जो कार्यक्रम होता है तो उसमें वो फिर सबको बड़ा अच्छा हो जाता है वो कार्यक्रम, लोगों को एक अलग चीज़ भी देखने को मिलती है। फिर गांव के जो नए लड़के हैं जिनका इंटरेस्ट है वो ढोल बजाते हैं, तो एक अलग ही माहौल पैदा हो जाता है। आटवाल जी, इस वार्ता के दौरान आपने कई अपने किस्से बताए, बचपन के किस्से कि आपने जो देखा, जो सुना। इन्हीं किस्सों से मेरे को आपकी एक कहानी याद आ रही है, जो कहानी है जय हिंद। आपने संभवतः ये क्या था, बुग्याल भाई मुक्त बुग्याल किताब में लिखा हुई है कहानी। मैं जब वो कहानी पढ़ रहा था तो जो पालसी होते हैं, जो भेड़ पालक होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भेड़ पालक है और मैं कई बार उनके साथ रहा भी हूँ जंगलों में। खाली ऐसे चले गए कि भाई कैसा उनके जीवन है, उनको जानने के लिए बचपन से ही मुझे लालसा रहती थी इस चीज़ में। तो जब मैंने वो थोड़ी पढ़ी तो मुझे इच्छा हुई पूरी पढ़ने की। तो मैं ये इससे मैं आपका बचपन भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो पालसी है, जो भेड़ पालक है, उसका संघर्ष आपने उस कहानी में दिखाया, उसकी ईमानदारी, और जो उसने वादा किया है कि भाई मेरा वादा है तो मैंने ये पूरा करना है।
ये चीज़ें आपने अपने आसपास देखी हैं, क्या कुछ हुआ था, कैसी ये कहानी आपने गढ़ी? वो ऐसा जैसा आप कह रहे हैं ना, जी। मैंने भी बहुत रहा मैं उनके साथ। और अच्छा। बड़ा हमारे इधर खूब बचपन में हाँ। भेड़ पालन खूब होता था। चमोली में मेरा जोशीमठ इलाके में है गांव, जी। विकासखंड जोशीमठ में, सीमावर्ती विकासखंड। जी। तो वहाँ पर भेड़ पालन की बड़ी परंपरा थी। खूब आना जाना, जैसे गर्मियों में ऊपर जाना भेड़ों का, जाड़ों में नीचे आना। फिर वो पड़ाव होते थे हमारे गांव में भी, रुकते थे वो कुछ दिनों में। 3-4 दिन रुकते। फिर वो भेड़ों के रेवड़ जा रहे हैं, हम जाते थे बचपन में उनको देखने करके। हमारे गांव के आसपास के गांवों में भेड़ पालन तो अभी भी है हमारे इधर, तो छुटपुट रूप से, अब तो कम हो गया काफ़ी। तो और बुग्यालों में भी मैंने उनका जीवन देखा है। अच्छा। लेकिन जब मैं छिनका में गया GIC में, तो वो शिफ्टिंग विद्यालय था वहाँ, गमसाली जाता था ना गर्मियों में। गमसाली में? हाँ, शिफ्ट होता था वहाँ, तो मैं भी जाता था उनके साथ। अच्छा। स्कूल में मैं 1-2 बार रहा वहाँ पे, लेकिन मैं हर साल जाता था। वो कुछ काम भी होते, जैसे वहाँ पे 15 अगस्त होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता था गमसाली में, तो 15 अगस्त में भाग लेने जाता। तो 1-2 बार मैं भेड़ पालकों के साथ गया, मैं एक रात रहा भी उधर गमसाली वाले बुग्यालों? हाँ, उधर बुग्यालों में एक रात रहा भी मैं। उसमें आपने टिम्बरसैंड का जिक्र भी किया होगा। हाँ, तो वही है टिम्बरसैंड। हाँ, वो जो मैं गया हूँ उधर, टिम्बरसैंड महादेव है जहाँ। टिम्बरसैंड महादेव ऊपर पहाड़ पे। हाँ, तो एक बार मैं टिम्बरसैंड से आगे कालजाबाड़ तक गया, ऊपर जाते हाँ, हो। वहाँ बकरी वाले थे हमारे, कुछ साथी लोग थे। जो जिन बंकरों का जिक्र है वो बंकर भी वहीं से स्टार्ट हो। बंकर भी वही में है, टिम्बरसैंड में वो बंकर। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जिक्र करते रहते थे, बातचीत करते रहते थे कि जैसे आर्मी वाले, अब चूँकि हमारे इधर बहुत आते जाते थे भेड़ पालक, उनके बहुत आते हैं। मैंने भेड़ पे एक बार अमर उजाले में 3-4 किस्तों में मैंने लेख भी लिखे। अच्छा। हाँ, काफ़ी लेख और जगह भी छपे मेरे, कैसे वो आते हैं जाते हैं, बुग्यालों में आना, फिर वहाँ जाना, उनकी समस्याएं। तो ये सब कौंधता था दिमाग में, थी ये चीज़ें कि उनके जो मुश्किलें होती हैं, उनकी जो ठंड होती है बुग्याल में। सबसे बड़ी एक तो अकेलापन उनके जो सबसे बड़ी चुनौती होती थी, और दूसरा भोजन और चीज़ों का अभाव। क्योंकि समय पर न पहुँचे। 40-40 किलोमीटर था उस ज़माने में पैदल, जोशीमठ से, वहाँ से जोशीमठ से और नीतीबाड़ा के बुग्यालों में जाना। और कोई तबीयत खराब हो गई, मतलब बहुत तरह के चैलेंजेस थे। जैसे एक बार मैं कहीं रुद्रनाथ गया था, कहीं गया था, वहाँ सुना मैंने कि एक बकरी वाला है और उसको बीमार हो रखा हो, और वो वडियार में रहते थे वो लोग, और वडियार में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। एक बार एक किस्सा मैंने ऐसा भी सुना कि बकरी वाला बकरियों के साथ था बुग्याल में, वडियार पर रहते थे वो, और वो बीमार हुआ और मर गया वो। अच्छा। अकेले था, अकेले रहते हैं बकरी वाले, जैसा एक या दो या दो अगर रहेंगे, तो जैसे एक कोई आ गया नीचे सामान लेने के, तो 2-4 दिन वो उधर रह गया वो, तो वो उस बीच जो है वो एक्सपायर हो गया। नहीं, उसमें कई बकरी वाले अकेले भी रहते हैं, कई इस तरह के भी होते हैं, मतलब जांबाजी कहेंगे, या उनको कुछ लगता ही नहीं है हम जांबाजी करें। हाँ, कि मतलब 1 आध महीने का राशन भर दिया वो। तो अब लोगों को तब पता लगा जब उसकी बकरियां बुग्यालों में चर के चलते 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 कहीं दूसरे वाले बुग्याल में चलेगी, जहाँ दूसरे पालशियों की बकरियां थी। अच्छा। अलग अलग आवंटित होते हैं ना बुग्याल में। हाँ, एरिया जैसे तुम्हारा ये है, इधर वाले का ये है, या फलाने की बकरियां उधर है, तो दूसरे भेड़ पालकों की अलग है, ऐसा होता है। तो जब वहाँ पहुँच गई तब उन्होंने कहा भाई ये 2-3 दिन से बाहर ही है, क्या हो गया? तब वो खोज खास के गए वहाँ बुग्याल में, तो वो फिर एक्सपायर हो रखा हुआ। तो ये बहुत तरह की चुनौतियाँ थी उनकी। तो और फिर उनका जो आर्मी वालों से जो संपर्क होता था बॉर्डर इलाके में, बड़े किस्से होते हैं उनके पास आर्मी के साथ उठने बैठने के, उनका गपशप मारना। उनको आर्मी वालों को भी अच्छे लगते थे वो लोग। बात उनको बकरी वालों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो आर्मी वालों से मिल जाती थी, आर्मी वालों को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो बकरी वालों से मिल जाती। आर्मी वालों को ज़रूरत क्या होती है, उनको बातचीत, लोग बाग, सिविलियन थोड़ा से अपने से हट के कुछ और लोग मिल रहे हैं, बातचीत मतलब बुग्यालों में कौन है कोई। तो बड़े आपने देखा होगा बकरी वाले आर्मी वालों की बड़ी तारीफ करते हैं। अक्सर मतलब बोलता है अरे साहब फलाना, और कमांडर साहब ने किसी ने ढंग से बात कर दी तो।
और दूसरा क्या था कि वो जो मूल्य है ना पहाड़ों के, जो हमारा श्रमजीवी और कृषक समाज है उसके अपने मूल्य होते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में हमारे इधर जबान का बहुत मूल्य माना जाता है। बिल्कुल। बस जबान दे दी तो दे दी भाई, कुछ हाँ बोल दिया तो बोल दिया था, हाँ, ना बोल दिया तो बोल दिया। बोल दिया। तो वो जो जवान दे दी थी उसने, हाँ बोल दिया था, हालांकि उसके पीछे कारण उसकी भूख थी। और वो मतलब अचानक उसके ये आ गया कि हाँ मैं वो चलो बकरा दे देंगे। और जिस तरह से उसने उसको निभाया, उसकी जो वो था, तो वो था उस कहानी में। तो वो मेरा मतलब एक तरह का एक अनुभव था, देखा हुआ चीज़ें थी। और जैसे आपने कहा कि आप कई बार वहाँ गए हैं, उनके साथ रहे बसे हैं, यही कारण था कि जो भयमुक्त बुग्याल जो कहानी है, मैं मेन कहानी पे आ रहा हूँ, इसमें भेड़ों का ही जिक्र हुआ। हाँ, अब वो हालांकि वो कहानी तो कुछ और है। और ही है वो। हाँ, हाँ, अब उसमें ये होता ना कि अब जिस समाज में, जिस दुनिया में हम रहे हैं, हमारे अंदर प्रतीक भी वही आते हैं, बिल्कुल, दृश्य भी वही बनते हैं, वही चीज़ें बनती है वो। तो फिर वो मेरे दिमाग में वही चीज़ें रही कि वो खूबसूरत सा बुग्याल कि भेड़ों के माध्यम से जो पूरे उत्तराखंड में हमारे समाज में जो फूट डालो, और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, और उत्तराखंड के आंदोलन में भी था, और उससे पहले पूरे देश में भी था वो वास्तविकता। तो वो उस माध्यम से उस कहानी में भयमुक्त बुग्याल। तो क्या बचपन कुछ ऐसा बीता है कुछ अभावों को लेकर, जो कहानियाँ आप अब रच रहे हैं, उसमें कुछ आपका व्यक्तिगत जीवन? हाँ, वो तो ये था कि बचपन में हमारा गांव, आप ऊपर जोशीमठ बद्रीनाथ गए होंगे, हाँ, तो पीपल कुटी से आगे एक लंगसी बस स्टेशन पड़ता है। हाँ, तो बस उसके पल्ली पार, नदी के पार है हमारा गांव तपोवन। ये पैनखंडा में ही आता है? पैनखंडा में अच्छा, आता है, जोशीमठ विकास खंड में। जी। तो पहले 70 से पहले हमारा नज़दीक का स्टेशन था बेलाकुची। 70 की बाढ़ में बह गया वो। उसके बाद हमारे यहाँ से जो सड़क थी वो भी हट गई, वो ऊपर चली गई वो पाकी से, और लंगसीधार में हम लोग उतरते थे। तो पिताजी के साथ जाता था मैं स्कूल, पिताजी टीचर थे प्राइमरी में। अच्छा। तो पिताजी थे बचपन में, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, मुल्टा में, मुल्टा है लंगसी के ऊपर, वो आज भी दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में है वो। तो तब आप उस जोशीमठ का, ये 70 के बाद की बात कर रहे हैं? ये 70 और 80 के बीच? 80 के बीच की बात। अच्छा। आज की डेट में भी वो दुर्गम श्रेणी में है वो विद्यालय। तो ये लगा लो कि 70 में क्या स्थितियाँ रही होंगी वहाँ। पैदल जाते थे हम लोग अपने गांव से, और करीब मेरे समझ से 5-6 किलोमीटर, 6-7-8 किलोमीटर था वो, चढ़ाई खड़ी, पाताल गंगा के किनारे किनारे था रास्ता। और तब जाते थे वहाँ गांव में, और वहीं रहते थे उस ज़माने में, टीचर स्कूल में ही रहते थे। 2 थे पिताजी के साथ, एक और अध्यापक थे। छोटी एक और बड़ी एक पढ़िया मेहनत मोल्टा में। फिर वहाँ से पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, गरुड़ गंगा के पार है एक जगह, यूणा दिखता है एक गाँव, यूणा के ऊपर है पोखनी। अच्छा। तो वहाँ पर गए पिताजी, वो भी दुर्गम मैं तो वो 2 गांवों का विद्यालय था, ऊपर पोखनी गांव और नीचे यूणा गांव, बीच में था वो स्कूल। अच्छा। उस ज़माने में स्कूल दूर दूर होते थे, दोनों गांव बहुत दूर थे, तो वो अकेला था वो, एकांत। तो मैं वहाँ रहता था, पिताजी रहते थे, मैं रहता था। अच्छा। उस ज़माने में 2 टीचर का कंसेप्ट भी नहीं था, एक स्कूल एक टीचर। अभी तो 2 टीचर होते हैं प्राइमरी। तो एकांत में अकेले रहता था मैं, पिताजी के साथ कितनी बातें हो पाती थी। और उस गांव के लोगों का भेड़ पालन मुख्य पेशा था, कृषि के साथ साथ पूरे गांव में खूब सारी भेड़ें होती थी, बुग्याल जाते थे वो। तो गांव में मेरा आना जाना, रहना खाना वहाँ पे खूब सारा, हमारे गांव में भी था, हमारे गांव के आसपास के गांव में भी भेड़ पालन था। वो मेरे पूरे एक तरह के अनुभव थे वो, मतलब वो जीवनी वहाँ। जैसे मैंने जो ये अभी ये पांडवास ने एक गाना नहीं गाया, काफ़ी हिट हुआ वो, राधा वाला। तो वो मैंने पोखनी गांव में 4-5 साल की उम्र में सुना हुआ है वो। अच्छा। वो अवसर लगते थे ना, देवता आता था जैसे गांव में, तो रात को वो कार्यक्रम दिखाते थे, तो उसमें इस गाने को कहते थे वो। और 2 नाचते थे वो, और ये गाना बोलते थे वो, जो ढोल वादक लोग थे। तो बहुत ही शानदार तरह से गाते थे, एकदम फोक स्टाइल में ना। और मैंने सिद्धो विद्वा
के नाच जो है उसी गांव में देखे हैं। अच्छा। जो घर के अंदर ना, हमारे इधर बहुत नाचते थे सिद्धो बीता, घर के अंदर गोबरे में नाचते थे वो, एकदम घड़िया में, एकदम वो नेचुरल उसमें देख रखे हैं मैंने। अच्छा। वो मतलब वो अंदर बैठ जाते थे ना, वो अंदर बैठे हुए थे कहीं ना कहीं। फिर मैं छिनका आया, छिनका में भी मैंने ये सब चीज़ें देखी। ये ऐसी में था मैं, बल्कि मैं एक वहाँ गांव में, छिनका गांव में नाच रहे थे, वहाँ गोरील भैरव नाच रहे थे, मैं वो देखने गया। तो वहाँ जो व्यक्ति गा रहा था, जो हुड़के में गा रहा था, इतनी शानदार आवाज़ थी उनकी, बहुत ही, मतलब मैं तो सुन करके दंग रह गया। मैंने कहा अरे इतना शानदार, मैंने उससे पहले नहीं सुना, प्राकृतिक रूप से नेचुरल नहीं सुना हुआ था। अब वो मेरे मन में बड़ा एक होता है, एक इच्छा जैसी हुई कि यार ये कुछ मतलब रिकॉर्ड करता या मैं कुछ ऐसा। लेकिन मैं जब तक ये टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं थे हमारे पास, तो टेप रिकॉर्डर वगैरह जब मैं खरीद के लाया तो फिर वो तब तक वो गुजर गए थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे वो। हाँ। तो असल में गांव में क्या था, आपने देखा होगा कि अब यद्यपि पिताजी शिक्षक थे और पिताजी एकमात्र व्यक्ति थे नौकरी वाले हमारे गांव में, जो गांव में रहते थे। अच्छा। वैसे तो आमतौर पर पहाड़ों की नियति है कि जो भी नौकरी करता है वो गांव से बाहर चले जाता है, तो गांव में नौकरी वाले लोग और उनका परिवार नहीं रहता है आमतौर पे। लेकिन पिताजी हमेशा गांव में रहे, हमारा परिवार मैंने मतलब आप ये लगाइए कि मेरी इंटर की शिक्षा, बीए वगैरह सब उधर ही हुई, मैं गांव में ही रहा। अच्छा। मतलब मकान हमारा कहीं बाहर नहीं था। हाई स्कूल, प्राइमरी मैंने दूर रिमोट गांव से किया, फिर जूनियर अपने गांव से किया। हमारा गांव भी बहुत पीछे है, बिल्कुल, अगर आप चमोली में सीमांत का। फिर आगे का हाई स्कूल गडोरा में किया, वो भी एकदम गांव का स्कूल था, खिलदार ऊपर धार में था। फिर इंटर किया मैंने जोशीमठ से, जोशीमठ तो सबसे आखिरी विद्यालय था वो भारत का अंतिम इंटर कॉलेज। उस ज़माने में वहाँ पर जो है जो प्रिंसिपल वगैरह आते थे, ऐसा सुनते थे हम कि ये रिटायरमेंट के लिए आता है। अच्छा। 5P बोलते थे ना, तब पहाड़ों में 5P वाले लोग आते हैं, प्रमोशन पे आते थे या जो अपॉइंटमेंट पे आते थे या पनिशमेंट पे आते थे। जिसको पनिशमेंट दिया उसको बोलते थे इसको पहाड़ों में भेज दो, इसको चमोली भेज दो। आज भी ये देहरादून में अगर किसी कर्मचारी को धमकी देनी हो तो उसको बोलते हैं साले को चमोली पटक देंगे या पिथौरागढ़ पटक देंगे, तब पता लगेगा क्या होता है। तो चमोली में फिर बोलता है कि इसको गोपेश्वर का कोई है, गोपेश्वर उसको बोलते हैं साले को जोशीमठ में पटक देंगे, बॉर्डर इलाके में, तब पता लगेगा। तो ऐसा, और आगे का ग्रेजुएशन गोपेश्वर से लिया, लेकिन गांव में ही रहे हम लोग, बाहर कहीं हमारा कहीं मकान नहीं था। मैं नौकरी के बाद भी गांव में ही रहा मैं, तो इसलिए वो गांव का पूरा एक वातावरण मुझे, मतलब आप ये लगाओ इंटर तक हम लोगों को हिंदी न तो हमने सुनी हुई थी किसी के मुंह से, और न बोलते थे हम एक शब्द भी। मतलब इतना ग्रामीण वातावरण था हमारे यहाँ। वो भी नहीं था ना, जैसे कई जगह यात्रा सीजन होती है तो उससे थोड़ा वातावरण बदल जाता है, लेकिन हमारा गाँव एकदम अलग से था, वहाँ कोई ऐसा वो भी नहीं था। तो ये चीज़ें कुछ अंदर से थी, तो फिर वो उसी में वो चीज़ें कहानियों में आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफ़ी जानकारियाँ आज आपने दी हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारियाँ पसंद आएंगी। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार अपना प्यार दे रहे हैं। लगातार आपको ऐसी जो धरातल से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं, जो पहाड़ की जीवन शैली है, वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।